नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है अभिलेख। तो आइए सबसे पहले अभिलेख के बारे में हम जानते हैं, जो कि कल के क्लास में हमने बहुत कुछ देखा था। तो अभिलेख सिक्कों से अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। इसके अध्ययन को पुरालेख शास्त्र या फिर एपिग्राफी कहते हैं। उनकी वह शास्त्र जिसके अंतर्गत अभिलेखों का अध्ययन करते हैं वह पुरालेख शास्त्र या फिर एपिग्राफी कहलाता है। भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख जो है वो मध्य एशिया के बोजाकोई क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में वैदिक काल के जो देवता हैं इंद्र, वरुण, मित्र एवं नास्तय नामक वैदिक देवताओं के नाम इसमें मिलते हैं। कहाँ पे? मध्य एशिया की बोजाकोई क्षेत्र से प्राप्त अभिलेखों में। ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं कि अभिलेख एवं दूसरे पुराने दस्तावेज जो हैं उनके प्राचीन तिथि के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको कहते हैं पुरालिपि शास्त्र, और इसी को पैलियोग्राफी भी कहते हैं। अभिलेख मोहरों जो होते हैं, अभिलेख और मुहर वो प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं। ये अभिलेख किस पे मिल सकते हैं? ये अभिलेख आने के लिखा हुआ वो मुहर पे हो सकता है। प्रस्तर स्तंभ मतलब पत्थर के स्तंभों पे, चट्टानों पे और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं। तथा इसके अतिरिक्त मंदिर की दीवारों, ईंटों तथा मूर्तियों पर भी अभिलेख मिल सकते हैं। आरंभिक अभिलेख जो हैं आरंभिक काल के वो प्राकृतिक भाषा में हैं तथा ये ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी के हैं। और बाद के जो अभिलेख हैं वो संस्कृत भाषा में, जो कि ईसा की 2री सदी से लेकर के 4वीं और 5वीं शताब्दी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग देखने को मिलता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि मौर्य सम्राट जो अशोक हैं उनके अभिलेख देश के विभिन्न भागों से प्राप्त होते हैं, जिनमें से उसके साम्राज्य की सीमा, धर्म और शासन की नीति पर प्रकाश पड़ता है। आगे हम देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख जो हमारे प्राचीन भारत के समय में के प्राप्त होते हैं, उनमें से उदयगिरि से प्राप्त हाथी गुम्फा अभिलेख हैं, जो कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धियों के संदर्भ में जानकारी प्रदान करता है। और शक क्षत्रप रुद्रादमन के जूनागढ़ का अभिलेख से शक शासक रुद्रदामन, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य आदि के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होता है। उसी प्रकार से वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के नासिक गुहा अभिलेख के माध्यम से उनकी धार्मिक सहिष्णुता और उनकी संस्कृति के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। और वहीं समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त की विजय व विजित राजाओं के साथ उसकी नीतियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। तो प्रयाग स्तंभ में समुद्रगुप्त का स्तंभ है, अभिलेख है, जिसमें समुद्रगुप्त की विजय और उसके साथ अन्य राजाओं के साथ उसकी नीतियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य और मौर्योत्तर काल, गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्यस इंस्क्रिप्शनम इंडिकारकम नामक ग्रंथमाला में संकलित किया गया है। सबसे पुराने अभिलेख जो हैं वो हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलते हैं। ये लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं, यानी कि हड़प्पा कालीन सभ्यता के हैं। और हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। ये भाव चित्रात्मक, मतलब कि जैसा उन्हें महसूस होता है उसके हिसाब से चित्र के ढंग से सिंबॉलिक रूप में लिखा गया है। तो इसे भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं, जिसमें लिखा गया है, जिसमें विचारों और वस्तुओं को चित्रों के रूप में व्यक्त किया जाता था। सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं वे ईसा पूर्व 3री सदी के अशोक के शिलालेख हैं। इन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1937 में जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिली थी। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वप्रथम जो अभिलेख हैं, पुराने अभिलेख हैं जो अशोक के हैं, उनको पढ़ने में किसे सफलता मिली थी? तो जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिली थी, और ये सन 1837 में, जो उस समय बंगाल के ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में ऊंचे पद पर कार्यरत थे। अब आगे हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो अभिलेख हैं वो किन किन शासकों से संबंधित हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाथी गुम्फा अभिलेख, जो आगे हम बात कर चुके हैं, कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। ऐसे ही दूसरा जो है ऐहोल अभिलेख, ये पुलकेशिन द्वितीय के से संबंध रखते हैं। नासिक अभिलेख जो है वो गौतमी बलश्री से हैं। ऐसे ही जूनागढ़ अभिलेख जो है, जिसके बारे में हमने जाना, ये रुद्र दामन का अभिलेख है। और प्रयाग स्तंभ ये बहुत ही फेमस है और इसके बारे में कई बार एग्जाम पूछा जाता है। ये समुद्रगुप्त के अभिलेख हैं। मंदसौर अभिलेख जो है मालवा नरेश यशुबर्मन का है। और ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के हैं। देवपाड़ा अभिलेख जो है बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख जो है वह स्कंदगुप्त से संबंधित है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है कि भारत का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो हाथी गुम्फा अभिलेख
में मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि कलिंग नरेश खारवेल के हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं। अब बहुत सारे जो पुरातात्विक स्तंभ अभिलेख हैं उनके प्राप्ति स्थान कौन से समय से संबंधित हैं और कौन से संबंधित राजा हैं, उसकी विषय वस्तु क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम जानने की कोशिश करते हैं। तो स्तंभ लेख जो है पहला वो मेहरौली स्तंभ लेख है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो मेहरौली स्तंभ लेख है, ये मेहरौली दिल्ली कुतुब मीनार परिसर से प्राप्त होता है। और यहाँ पे जो संबंधित व्यक्ति हैं, शासक हैं, वो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं और ये गुप्तकालीन समय है इसका। इस अभिलेख की जो विषय वस्तु है, यह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि 380 से 412 ईस्वी का जो इनका समय था, उनके वैष्णव होने, वंगा यानी कि बंगाल विजय तथा सप्त सिंधु के समीप विभिन्न राजाओं के समूह से युद्ध एवं विजय के विवरण प्रदान करता है। इसमें मेहरौली स्तंभ जो कि दिल्ली कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। और इसमें मूलतः यह स्तंभ विष्णुपद पहाड़ी जो संभवतः उदयगिरी मध्य प्रदेश पर स्थापित था, जिसे बाद में दिल्ली के किसी शासक द्वारा यहाँ पर दिल्ली में स्थापित करवाया गया। दूसरा है प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ जो प्रयाग राज्य उत्तर प्रदेश में है। समुद्रगुप्त गुप्तकालीन शासक हैं और संस्कृत में रचित यह प्रशस्ति मूलतः एक अशोक स्तंभ पर अंकित है जो समुद्रगुप्त द्वारा 200 ईस्वी में कौशाम्बी में प्रयाग लाया गया था। इस पर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि जो हरिसेन ने काव्यात्मक शैली में समुद्रगुप्त के वंश का परिचय, उसके विजय एवं राज्य विस्तार का वर्णन किया है। ऐसे तीसरा जो स्तंभ की बात करें तो बौद्ध स्तंभ लेख जो भरहुत सतना मध्य प्रदेश में है, राजा वसुदेव का अभिलेख है, शुंग काल से संबंधित है। इस अभिलेख में शुंग वंश के विषय के में जानकारी प्राप्त होता है। चौथा मथुरा स्तंभ है, मथुरा उत्तर प्रदेश, चंद्रगुप्त द्वितीय का अभिलेख जो गुप्तकालीन है। यह प्रथम गुप्त अभिलेख है जो मथुरा स्तंभ है और जिसमें गुप्त संवत का प्रथम वर्ष वर्णित है, यानी कि गुप्त संवत जो चलाया गया था उसका पहला वर्ष जो था वो इसमें अंकित है। यह स्तंभ लेख द्वारा वैष्णव धर्म के अनुयायी गुप्त सम्राट को धार्मिक सहिष्णुता पर प्रकाश पड़ता है। इसमें माहेश्वर समुद्रगुप्त के उदित आचार्य का भी इसमें वर्णन मिलता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जो स्तंभ लेख हैं उसके बारे में। पांचवा जो स्तंभ लेख जो यहाँ पे हम देख रहे हैं वो है गरुड़ स्तंभ का लेख। गरुड़ स्तंभ लेख जो है ये वेशनगर विदिशा मध्य प्रदेश में है। वाघभट हॉलियोरोडस यानी कि इंडो ग्रीक शासक थे, इसके या इससे संबंधित रखता है गरुड़ स्तंभ लेख जो शुंग काल से संबंधित है। इसमें दो अभिलेख उत्कीर्ण हैं। एक अभिलेख में हेलियोडोरस के वो वासुदेव का अनुयायी बताया गया है और उसके द्वारा स्तंभ के निर्माण का वर्णन है, और दूसरे अभिलेख में महाभारत के एक श्लोक का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार से एरन स्तंभ लेख जो है, एरन यानी कि सागर मध्य प्रदेश में स्थित है, समुद्रगुप्त गुप्तकालीन अभिलेख है। यह स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत मामलों की जानकारी देता है। यह विदर्भी शैली में है। इस पर अंक उत्कीर्ण किए गए हैं। एरन स्तंभ लेख है, एरन मध्य प्रदेश में है। बुद्धगुप्त का संबंध राजा बुद्धगुप्त द्वारा ये दिया गया है, लिखा गया है, गुप्तकालीन समय है। और यह स्तंभ लेख भगवान विष्णु का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण है, जिसमें यह पहला ऐसा अभिलेख है जिसमें भगवान विष्णु के बारे में लिखा गया है तथा इसमें भगवान विष्णु को की महिमा को बताया गया है। मातृ विष्णु एवं धन्य विष्णु ध्वज स्तंभ के निर्माण की उल्लेख यहाँ पे मिलता है। इसमें सप्ताह के दिनों के नामों का प्रारंभिक उल्लेख किया गया है। भीतरी स्तंभ लेख भीतरी गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। ये स्कंदगुप्त से संबंधित है, गुप्तकालीन है। इस लेख में स्कंदगुप्त के वंश परिचय, हुणों के आक्रमण तथा स्कंदगुप्त द्वारा उसके दमन का उल्लेख मिलता है। बिहार स्तंभ लेख जो है बिहार शरीफ पटना यानी कि बिहार में है और ये जो स्तंभ है वो स्कंदगुप्त से ही संबंधित है, गुप्तकालीन समय है। इस स्तंभ पर कोई तिथि अंकित नहीं है। इस पर स्कंदगुप्त तक के गुप्त शासकों तथा कुछ पदाधिकारियों का उल्लेख है, यानी कि गुप्त काल के जो शासक हैं उसमें उन सभी शासकों का नाम है जो स्कंदगुप्त से पहले हो चुके थे, यानी कि स्कंदगुप्त तक के शासकों का इसमें वर्णन मिलता है। और बिशलगढ़ स्तंभ जो है भिलाई एटा उत्तर प्रदेश से हैं। कुमारगुप्त प्रथम गुप्तकालीन समय से हैं। इस अभिलेख में गुप्त संवत 96 यानी कि 415 ईस्वी अंकित है तथा कुमारगुप्त तक के यानी कि इस जैसे पिछले वाले में स्कंदगुप्त तक का था, इसमें कुमारगुप्त तक के गुप्त शासकों का उल्लेख है। इस अभिलेख में धुरु शर्मा नामक एक ब्राह्मण द्वारा
कार्तिकेय मंदिर तथा धर्म संघ के निर्माण का उल्लेख मिलता है। किसके द्वारा? तो ध्रुव शर्मा नाम के एक व्यक्ति ब्राह्मण द्वारा कार्तिकेय मंदिर तथा धर्म संघ के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ऐसे ही एरण स्तंभ लेख एक और है जो मध्य प्रदेश एरण में स्थित है। यह भानुगुप्त से संबंधित है, गुप्तकालीन अभिलेख है। 510 ईस्वी के इस अभिलेख में भानुगुप्त को विश्व का सर्वश्रेष्ठ वीर कहा गया है तथा हुनों के विरुद्ध युद्ध करते हुए उसके मित्र गोपराज की मृत्यु होने के पश्चात गोपराज की पत्नी के सती होने का इस अभिलेख में उल्लेख मिलता है। और अंतिम में देखते हैं कि तालगुंडा स्तंभ लेख जो है ये शिमोगा मैसूर अर्थात कर्नाटक में है। शांतिवर्मन और मयूर शर्मन से संबंधित अभिलेख है, यह गुप्तकालीन है। इस स्तंभ में यह स्तंभ लेख जो है दक्षिण में कदम्बों के इतिहास के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें कदम शासक मयूर शर्मन एवं पल्लवों के संघर्ष का उल्लेख इसमें मिलता है। किसमें? मयूर शर्मन और पल्लवों के संघर्ष का इसमें उल्लेख मिलता है। इस प्रकार से यहाँ पे हम बहुत सारे जो महत्वपूर्ण अभिलेख थे और उसके स्तंभ और उससे संबंधित राजाओं के बारे में हमने यहाँ पे डिटेल में समझने की कोशिश की इस टेबल में। बाकी आप सभी आई होप कि ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।